हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार विजुअल लर्निंग पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस सेशन में हम 10 क्वेश्चन के साथ लोशन बुक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। इसके पहले 3 वीडियो को लेवल वाइज कैटेगरी में अपलोड कर चुके हैं, जो 30 क्वेश्चन को कवर करते हैं। आज के इन 10 क्वेश्चन को लेवल 4 की कैटेगरी में रखा गया है। आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक अच्छे से कोटेशन को देखते हैं। देखिए, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा कोटेशन है। ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं होती हैं और ये आपके सोच और कर्म पर निर्भर करता है। आपने सुना भी होगा, थिंक पॉजिटिव गेट पॉजिटिव। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पाएंगे। कहने का मतलब है आप अपने माहौल को पूरा पॉजिटिव बना कर रखिए, तो निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा ही होगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, त्वरण ज्ञात करने का जो सही फार्मूला है वो क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है ए इजकल टू वी माइनस यू अपन टी, ए इजकल टू म्यू प्लस वी टी, ए इजकल टू वी प्लस यू अपन टी, ए इजकल टू वी प्लस यू अपन टू। तो आप जानते हैं कि त्वरण होता क्या है। आप कहेंगे कि वेग परिवर्तन के दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रहा है, प्रारंभ में उसका जो वेग है वो u है और t समय बाद क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, आप कहेंगे कि v माइनस यू, और जब इसी को हम t से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, त्वरण आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन्हें गति का जो समीकरण है उसकी नॉलेज है तो वो भी इसको आसानी से कर पाएंगे। गति का समीकरण क्या होता है कि अगर कोई जो वस्तु है सरल रेखा में एक समान त्वरण से क्या करता है, गति करता है, तो एक निश्चित समय अंतराल में हम समीकरणों के द्वारा क्या करते हैं, उसके वेग और त्वरण तथा दूरी के बीच क्या करते हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं। उस समीकरण को ही हम क्या कहते हैं, गति का समीकरण कहते हैं। ये मेन रूप से क्या होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, पहला है v इजकल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या, समीकरण क्या है आपके पास, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण आपके पास है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। देखिए, यस आपका क्या है, यस एक डिस्टेंस है, टी आपका टाइम है, यू हमने बता रखा है इसमें क्या है, प्रारंभिक वेग है, और वी क्या है आपका अंतिम वेग है, और ए त्वरण है। अब देखिए पहला जो समीकरण है ना, उसको देखिए। पहले समीकरण से आप देख पा रहे हैं कि v इजकल टू क्या है, u प्लस ए टी। अगर मैं इस u को इधर लेकर आता हूँ तो क्या आपको मिलेगा, आप कहेंगे कि v माइनस हो जाएगा u और इधर बचेगा ए टी। अगर t को भी हम इधर भेजते हैं तो क्या मिलेगा, फिर आप कहेंगे कि v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा और इधर बचेगा क्या चीज़, a। समझ पा रहे हैं ये कैसे हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से भी यही चीज़ निकल कर आया। तो जिन्हें अगर इसकी नॉलेज होती समीकरण की, वो भी इसको आसानी से कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख पाए होंगे और सही जवाब आपका टिक कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। संवेग और वेग के अनुपात से। तो देखिए संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और वेग की अनुपात करते ही रहा वेग, वेग से वेग कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, द्रव्यमान। तो कौन सी राशि मिली, कौन सी क्वांटिटी हमको मिलेगी, द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसमें किसका डायमेंशन होता है। आपके पास ऑप्शन है ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति, बल। थोड़ा सा समझते हैं कि ये प्लांक कांस्टेंट होता क्या है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बता रखा था, जो प्लांक नियतांक होता है उसको हम किससे, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता कितना है, आप कहेंगे कि ये ऊर्जा वाटे आवृत्त होता है। ठीक है, जिन्होंने पहला लेक्चर देखा है वो आसानी से इसको कर पाए होंगे, ऊर्जा वाटे आवृत्त होता है। अब यहाँ से जो ऊर्जा का डायमेंशन हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप कहेंगे कि ml2 t-2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। और जो आवृत्त का जो डायमेंशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, t-1। अब ये t-1 जब ऊपर जाएगा ना,
तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो प्लांक नियतांक है उसका डायमेंशन क्या मिलने वाला है, आप कहेंगे कि ml2 और t-1 मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप समझ पाए होंगे। ऊर्जा जो हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक, उसका जो डायमेंशन क्या मिल गया, ml2 t-1। आते हैं ऑप्शन पे, ऊर्जा उसका जो डायमेंशन होता है वो क्या आता है, अभी हमने पीछे लिखा ml2 t-2। और रैखिक गति और कोणीय गति, इनसे जो मिलने वाला डायमेंशन होता है वो क्या होता है, रैखिक गति से जो मिलता है वो होता है ml t-1। और जो कोणीय गति से मिलने वाला डायमेंशन वो क्या होता है, ml2 और t-1। बल जो होता है फोर्स, उसका डायमेंशन आप सभी जानते हैं क्या होता है, ml t-2। ये डायमेंशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बहुत अच्छे से बता रखे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे किसका आयाम क्या आता है, प्लांक जो कांस्टेंट होता है उसमें किसका आयाम छुपा हुआ है। आप कहेंगे कि जो कोणीय गति है, ठीक है, आपका क्या दिख रहा है, ml2 t-1, और यहाँ पे प्लांक का ml2 t-1, दोनों सेम है ना। तो इसमें जो किसका आयाम होता है, आप कहेंगे कि कोणीय गति का आयाम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपरिवर्तित रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास एक रस्सी है L लंबाई का, रस्सी का एक सिरा यहाँ पे बांध दिया गया है और दूसरे सिरे पे क्या किया गया है, एक वेट को लटका दिया गया है। तो इस टाइप का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है, एक सरल लोलक कहलाता है। अब देखिए जैसे इस बॉडी पे हम हल्का सा इसको विस्थापित करते हैं तो ये सरल लोलक गति करने लगेगा। गति कुछ इस हिसाब से होगा, इधर से इधर, ठीक है। इस गति को हम कहते हैं सरल आवर्त गति। इस केसेज में जो इस लोलक का आवर्तकाल होगा t, वो कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट L/g, जहाँ पे g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब देखिए ये है इस सरल लोलक का आवर्तकाल। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास ये जो झूला की बात किया गया है क्वेश्चन में, झूले पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। यानी कि ये अगर झूला है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, t = 2 पाई अंडर रूट L/g। समझ आ रही बात। अब यहाँ से कीजिए, समझेंगे बहुत सारी चीज़। अब यहाँ पे देखिए जो आवर्तकाल किसी का होता है, किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो किस पे निर्भर करता है, आप कहेंगे केवल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पे। यहाँ पे जो द्रव्यमान है उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो रही बात आपको। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो लड़की जब बैठी थी झूले पे, ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे पिक्चर में यहाँ पे जब खड़ी हो जाती है तो इसके खड़े होने से क्या इस आवर्तकाल पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, कोई चेंजिंग हो रही है, वो चीज़ें हमको बताना है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। देखिए जब ये लड़की जिस समय बैठी थी, ठीक है, जिस समय ये लड़की बैठी थी उस समय जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय केंद्र, किसी सरल लोलक में जो बॉडी होती है उसका केंद्र ही, जो बॉडी लटकाया जाता है उसका केंद्र ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय केंद्र मानते हैं। समझ पा रहे हैं। अब मान लीजिए इस लड़की झूले पे बैठी है तो इस लड़की का जो केंद्र होगा, ठीक है, मान लीजिए केंद्र कहीं यहाँ पे है, इसका केंद्र ही गुरुत्वीय केंद्र होगा। अब केंद्र से जो लेंथ है ना, लेंथ आप देख पा रहे हैं, उसकी जो लंबाई क्या है, L है। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। अब जैसे ही लड़की खड़ी होती है तो गुरुत्वीय केंद्र थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, आप देख पा रहे हैं। अब गुरुत्वीय केंद्र कहीं यहाँ पे आ गया होगा, जिसकी वजह से ये लंबाई क्या हो गई, छोटी पड़ गई। समझ आया, यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हैं ना। पिक्चर देखिए, आपको आराम से समझ आएगा। अब लंबाई यहाँ पे छोटी पड़ गई। अब देखिए होता क्या है, जो आवर्तकाल है मैंने बताया कि दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला तो जो आवर्तकाल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, और दूसरा जो आवर्तकाल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, गुरुत्वीय त्वरण के। अब इसका क्या मतलब है समझाते हैं। देखिए पहले केस में क्या होता है, पहले केस में एकदम सीधा होता है। मतलब अगर लंबाई क्या होती है, बढ़ती है,
लंबाई क्या होती है, बढ़ती है, तो आवर्तकाल भी आपका बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? लंबाई अगर घटती है तो आवर्तकाल भी क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए बात ये हुई कि आप इस पिक्चर में देखिए लंबाई के साथ क्या हुआ, आप कहेंगे कि लंबाई कम हो गई, घट गई। तो क्वेश्चन हमसे वही पूछा जा रहा है कि दोलनों का आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट होगा। लड़की खड़ी हो गई, ठीक है, खड़े होने से गुरुत्वीय केंद्र क्या हो गया, गुरुत्वीय केंद्र ऊपर उठ गया, जिसकी वजह से लंबाई हमारे पास कम हो गई। तो लंबाई कम हुई तो आवर्तकाल कम होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरी बात, इस पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखिए ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, इसके और आवर्तकाल सीधे एकदम अपोजिट बात होती है। मतलब अगर यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण आपका कम है, गुरुत्वीय त्वरण कम है, तो उस समय जो आवर्तकाल होगा ना वो अधिक होगा। और गुरुत्वीय त्वरण अधिक है तो उस समय जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे, एकदम अपोजिट बात होता है। ये तो हमारे पास ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आपसे पूछा जाएगा कभी कभी, मान लीजिए यहाँ पे गुरुत्वीय केंद्र को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो दूसरा जो पॉइंट और हमको देखना है, जो मेन पॉइंट है, अच्छा काफी अच्छा है, उसको भी समझिए। जो आवर्तकाल होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? जैसा कि हमने बता रखा था, वो पिछले वाले भी एग्जाम्पल में हमने बताया कि यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में एल और जी है, यहाँ पे मास का कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो हो गया भाई, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए जब हम क्या करते हैं, पृथ्वी सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे जाते हैं, तो जी का जो मान होता है वो जानते हैं कि जी का मान कम होता रहता है। जी के मान कम होने से आपका जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, अधिक होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ पाएंगे। ये हमारे तीसरा पॉइंट समझा रहा है। और यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है कि अगर जी का मान यहाँ पे मान लीजिए 0 हो जाता है, तो जैसे ही 0 होगा तो ये क्या बना देगा, पूरा इनफाइनाइट बना देगा। समझ पा रहे हैं? उस समय आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यही रीजन है कि जो उपग्रहों में है ना, लोलक घड़ियां वो काम नहीं करती हैं। समझ पा रहे हैं? वहाँ पे इस एक कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। क्लियर हो रही बात? उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ आया होगा। ये क्या है चीज़ें, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक गोल मेज है। अब ये अपने अक्ष के प्रति क्या कर रहा है, घूम रहा है। अगर मान लीजिए इस मेज का द्रव्यमान m है और कोणीय त्रिज्या k है, तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझते हैं। अगर कोई बॉडी क्या होता है, स्वतंत्र रूप से घूम रही है, तो उस पर जो टार्क लगता है, नेट टार्क क्या होता है, वो 0 होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अब टार्क बराबर होता क्या है, आप कहेंगे कि जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण। अब यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब कोणीय त्वरण यहाँ पे देखिए क्या होता है, कोणीय वेग में जो परिवर्तन होता है टाइम के साथ, उसको हम कोणीय त्वरण कहते हैं। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, आई डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। मतलब जड़ तो आघूर्ण के वजह से कर रहा है पूरा, ये 0 होना चाहिए। अब देखिए आई ओमेगा एक कांस्टेंट होगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ से थोड़ा सा ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है एम के स्क्वायर, जहाँ पे हमने बता रखा था कि के क्या है, आपका कोणीय त्रिज्या है, और एम एक मास है बॉडी का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा कोणीय वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू जाएगा कांस्टेंट अपॉन एम के स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कोणीय वेग क्या आ जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं कि मास के क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस चीज़ को समझते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो कोणीय वेग है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, मास को बढ़ाते हैं, द्रव्यमान जैसे क्या होता है, बढ़ता है, तैसे क्या होता है, ये जो कोणीय वेग है वो कम होता है। समझ पा रहे हैं? अब एक मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर लड़का है आकर इस मेज पर बैठता है, तो स्वाभाविक बात है कि इस मेज पर जो वेट है अचानक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वेट मास को अचानक बढ़ने के, द्रव्यमान इसका बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, जो कोणीय वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट
जो कोड़ी वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए था, जो कोड़ी वेग होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के। समझ आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को हम क्या कर लेते हैं, 2 गुना कर लेते हैं, तो कह रहा है कि जो त्वरण है वो 2 गुना हो जाता है, जो गति जो जा है वो कह रहा है कि डबल हो जाता है, गति जो जा कह रहा है कि 4 टाइम्स हो जाता है, और भार कह रहा है कि डबल हो जाता है। तो एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। त्वरण की बात करें तो त्वरण समय के संबंध में वेग के परिवर्तन की दर है। यदि वेग को हम 2 गुना कर देते हैं तो केवल तभी होता है जब त्वरण के कारण होता है, त्वरण हम चेंजिंग करते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो त्वरण के बदलने से वेग 2 गुना हो जाता है। समझ पा रहे हैं। इसलिए यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाता है तो त्वरण 2 गुना नहीं होगा। बात समझ आई। अब बात करें भार की, तो भार होता है mg होता है। समझ पा रहे हैं, भार क्या होता है, mg होता है। इससे इसमें वेग का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आती है बात गति जोजा की, तो गति जोजा होता है हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेग का यूज किया गया है। अब क्या फर्क होता है, वो 4 टाइम्स होता है या डबल होता है, क्या चेंजिंग होती है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए वेग को हम क्या कर लेते हैं, स्टार्टिंग में वेग हम 2 लेते हैं, समझ पा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें गति जो जा देखें हम हाफ mv², m, अब v² मतलब 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, और 2m मतलब जो गति जो जा क्या मिली, 2m मिली। अब इस वेग को हम क्या कर लेते हैं, डबल करते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं, v को हम ले लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। उस केसेस में क्या होता है, हाफ m × 4 × 4 मतलब v², 2 2 जा 4, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 8m हो जाएगा। अब यहाँ पे गति जो क्या हो गई, स्टार्टिंग में हम जब 2 मीटर पर सेकेंड लिए थे तो 2m थी, और 4 मीटर पर सेकेंड लिया, डबल लिया, तो क्या हो गया, 8m हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने की चेंजिंग हुई। आप कहेंगे कि डायरेक्ट ए इस चीज़ का 4 गुना हो गया है। समझ पा रहे हैं, यानी कि वेग को 2 गुना करने से जो गति जो है वो 4 गुना हो रही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। दूसरा ऑप्शन है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। और आपका तीसरा ऑप्शन है, दोनों सत्य हैं। और लास्ट ऑप्शन है, दोनों गलत हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भार और द्रव्यमान होता क्या है। देखिए, द्रव्यमान केवल m होता है, और भार की बात करें तो भार होता है mg। समझ पा रहे हैं। अब देखिए, जो द्रव्यमान होता है वो हर एक जगह पे सेम रहेगा, और जबकि यहाँ पे जो भार होता है वो भार क्या होता है कि वो बदलता रहता है, वैरी करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जी का मान क्या होता है, बदलता है। जैसे कि हम पृथ्वी की तल से ऊपर जाते हैं तो जी का मान कम होता है, नीचे जाते हैं तो जी का मान कम होता है। उस केसेस में जो भार होगा वो क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हैं। तो ये जी के कारण होता है। तो द्रव्यमान स्थिर होता है और भार क्या होता है, बदलता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहा जा रहा है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह नियम क्या कहलाता है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहलाता है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहलाता है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहलाता है, या गैलीलियो का गति नियम कहलाता है। अब देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, न्यूटन का क्या नियम होता है, न्यूटन के गति विषयक 3 नियम होते हैं। पहले नियम में कहा गया कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया जाएगा। तो इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन यही पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा पहला, न्यूटन का गति विषयक नियम है। ठीक है, और 2 नियम क्या होते हैं, देखिए दूसरा नियम क्या है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उस पर लगने वाले बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। ठीक है, इस नियम से हमें बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है। और तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। समझ पा रहे हैं।
तो ये 3 नियम आप सभी जानते होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें बहुत आसान थी, आप कर पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो कह रहा है कि बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा ऑप्शन बल के अनुक्रमानुपाती होता है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बल के प्रभाव से मुक्त होता है और लास्ट शून्य होता है। तो आप जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है ma। फोर्स दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो द्रव्यमान, दूसरा त्वरण। हम सिर्फ त्वरण की बात कर रहा है। अब देखिए इस फोर्स में चेंजिंग कब कब होगी, आप कहेंगे कि या तो हम द्रव्यमान में चेंजिंग कर दें या तो हम त्वरण में चेंजिंग कर दें। तो हमको अभी द्रव्यमान से अभी यहाँ से रिलेट नहीं करना है, त्वरण से रिलेट करना है। तो देखिए हम कहेंगे कि फोर्स मान लीजिए हमको ज़्यादा चाहिए, तो क्या होगा, अगर हम द्रव्यमान कांस्टेंट रखते हैं तो फोर्स यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इसको बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम त्वरण को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा बल बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर त्वरण को कम करते हैं तो बल कम हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या है, ऐसा कब होता है, जब कोई क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक के बढ़ाने से दूसरा क्या हो बढ़ रहा है। ऐसा तब होता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो त्वरण है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ पाए होंगे, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध जो बल होता है वो हमेशा एक ही वस्तु पे लगे होने चाहिए। दूसरा है करें कि भिन्न भिन्न वस्तु पे लगे हो सकते हैं। तीसरा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। और लास्ट है आपका का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो देखिए मैंने भी पीछे समझाया था कि प्रत्येक क्रिया, वो जो थर्ड ला है, कह कि प्रत्येक क्रिया की समान परिणाम तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तथा क्रिया व प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर क्या होते हैं, आरोपित होते हैं। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए, आप जैसे इस पिक्चर में देखिए, एक बल इधर लग रहा है तो दूसरी बल इधर लग रहा है। तो हमेशा एक वस्तु पे बल नहीं लग रहे हैं, वो अलग अलग वस्तु पर ही बल लगते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि कह रहा है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं और हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। तो हमेशा लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इस तरह से लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड, लेवल थर्ड और आज का लेवल 4, ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन मिला के हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। और उम्मीद करता हूँ इन 40 क्वेश्चन से आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप सीखे होंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम यही चाहते हैं कि इन 10 क्वेश्चन की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस और कवर कर पाएँ। समझ पा रहे हैं? अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और आप इसको शेयर कीजिए। और इसी तरह से हम हर सैटरडे नए नए सेशन के साथ मिलते हैं, 10 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए यहाँ से मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।